कैसे हैं प्रभु। तो आप लोगों के आदेश पर, आप लोगों के सुझाव पर बात कर रहा हूं इस एपिसोड में एशियन गेम्स में जाने वाली भारत की कबड्डी टीम की, क्योंकि हम भारत वाले थे, अभी भी हैं एजी के ओजी, एशियन गेम्स के ओरिजिनल गैंगस्टर। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ SWOS एनालिसिस होने वाला है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजी। वीकनेस को मैं चैलेंज भी कह देता हूं और अंत में स्वॉस के बाद एक क्यों भी ऐड किया जाएगा। क्यों ऐड किया जाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के मन में उठ रहे हैं, मेरे मन में भी उठ रहे हैं। वो सवाल एक दो बाद में पूछे जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा अगर कोच साहब अपना वक्त निकाल के हमसे टीम के बारे में विस्तार से चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड में सिर्फ अपनी बात, अपना एक स्वॉस एनालिसिस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले नजर डाल लीजिए टीम पर कौन से 12 सूरमा चुने गए हैं। और बाय द वे, ये वो टीम है जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अवेलेबल है। पिछले कई दिनों से कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी सारे नाम आ रहे थे। मैंने जब AKFI की वेबसाइट देखी तो उसमें कोई टीम नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। पूरे के पूरे एशियन गेम्स जाने वाले भारतीय कंटिंजेंट के सारे खिलाड़ियों के नाम थे। हॉकी वाले, कबड्डी वाले, वॉलीबॉल वाले, एथलीट्स, रेसलर्स वगैरह वगैरह। तो वहां से ये 12 खिलाड़ी जो आप सबको पता है कि कौन से हैं, नजर डाल लीजिए। हमारे पास 4 शानदार रेडर हैं। पवन सिरावत हैं, अर्जुन देशवाल हैं, सचिन तंवर हैं, साथ में नवीन कुमार हैं, नवीन एक्सप्रेस हैं। 2 ऑलराउंडर्स हैं, असलम, आकाश को भी आप रेडर की श्रेणी में मान लीजिए। 5 रेडर और 1 ऑलराउंडर हम मान सकते हैं। नितिन रावल भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप ऑलराउंडर मान सकते हैं या डिफेंडर मान सकते हैं। चलिए 5 रेडर मान लेते हैं। पवन, अर्जुन, नवीन, सचिन और आकाश शिंदे। 2 ऑलराउंडर मान लेते हैं हम, असलम इनामदार और नितिन रावल। तो डिफेंडर हमारे पास बचे 5। विशाल भारद्वाज हैं, प्रवेश भैंसवाल हैं, सुनील कुमार जो शायद टीम के कैप्टन हो, सुरजीत सिंह और नितेश कुमार। ये वो सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप कई सालों से लगातार खेलते देखते आ रहे हैं प्रो कबड्डी में, और अभी एशियन चैंपियनशिप में भी तकरीबन यही टीम गई थी। 1-2 खिलाड़ियों को अगर चेंज कर दें तो सबसे पहले प्रभु बात करते हैं टीम की मजबूतियां क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है हमारी टीम की। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 रेडिंग है। दुनिया में हालांकि उतनी टीम्स भी नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सकें। ईरान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान खैर 10-15 साल से उनकी कबड्डी नीचे जा रही है। कोरिया, जहां जैंकुन ली अब कबड्डी नहीं खेलते, फुटबॉल, सॉकर वो खेलने लगे हैं, लेकिन डॉनजोन ली उनके पास हैं। थाईलैंड कभी कभी आपको सरप्राइज कर सकता है, ताइपे आपको सरप्राइज कर सकता है, लेकिन किसी भी टीम के पास इतने अच्छे उस लेवल के, उस क्वालिटी के रेडर नहीं हैं जो हमारे पास हैं। और इसके अंदर भी आप वैरायटी देखिए। आप पवन सिरावत को ले लीजिए, उनके पास तकरीबन हर एक स्किल है। हैंड टच बड़ा अच्छा मारते हैं, किक बड़ा अच्छा करते हैं, बोनस बड़ा अच्छा करते हैं, मल्टी पॉइंट रेड करते हैं, हाई फ्लाई तो वो करते ही हैं, मल्टी रेड करना इनको अच्छा लगता है। अर्जुन देशवाल बड़ी लंबी रीच का फायदा उठाते हैं, वो अजय ठाकुर और राहुल चौधरी की श्रेणी के रेडर हैं। उसके अलावा नवीन पिछले सीजन में बहुत ज्यादा बोनस ला रहे थे, तो उन्होंने नया स्किल अपनी जेब में डाल लिया है। सचिन तंवर कम डिफेंस में, डू और डाई रेड में बहुत अच्छा काम करते हैं। असलम इनामदार, आकाश शिंदे दोनों लेफ्ट के रेडर हैं और दोनों स्पीड वाले रेडर हैं जो कहां से कहां निकल जाएंगे शताब्दी की गति से, ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो हमारी रेडिंग के पास एक तो नंबर ऑफ रेडर आप ले लीजिए 6 बनते हैं, और साथ में जो वैरायटी है वो जबरदस्त है। हाँ, इसमें अगर एक आधा स्ट्रेंथ वाला रेडर होता तो बात थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। दूसरी बड़ी मजबूती हमारे पास आती है कि डिफेंस में हमारे पास अनुभव काफी ज्यादा है। इन रेडर्स में आप कह सकते हैं कि शायद उतना ज्यादा अनुभव ना हो, 2-3-4 सीजन खेलने का अनुभव हो, पर डिफेंस के पास अनुभव कहीं ज्यादा है। विशाल भारद्वाज मुझे याद है सीजन 2 या 3 से लगातार खेल रहे हैं। सुरजीत सिंह हमारे पास बेस्ट राइट कवर हैं जो हमने प्रो कबड्डी में देखा है। सुनील प्रवेश की जोड़ी गुजरात से लेके बाद में खैर टूट गई, लेकिन एशियन चैंपियनशिप में भी बनते बनते टूटी। सुनील को वीजा नहीं मिला था, पर ऐसी कवर की जोड़ी हमने कभी नहीं देखी। हमने कॉर्नर्स की जोड़ियां देखी हैं, कवर्स की जोड़ी हमने कभी नहीं देखी है। तो इन दोनों ने एक क्रांति लेकर आए हैं जहां तक कवर डिफेंस का सवाल है।
और साथ में नितेश कुमार जो पिछले 3-4 प्रो कबड्डी के सीजन में कंसिस्टेंटली आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अनुभव हमारे डिफेंस के पास कूट कूट के भरा हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी मजबूती मुझे इस टीम की यह लग रही है प्रभु कि इन सारे खिलाड़ियों को किसी ना किसी स्तर पर जीतने की आदत है। अब पवन सरी के खिलाड़ी, सुनील परवेश सरी के खिलाड़ी जो रेलवे से संबंध रखते हैं, नितिन रावल भी रेलवे से हैं, वो कितने ही नेशनल्स जीत चुके होंगे। जो सर्विसेज के प्लेयर हैं, नितेश हुए, सुरजीत हुए, अर्जुन देशवाल हुए, नवीन हुए, वो भी अपने आप में चैंपियन हैं। प्रो कबड्डी में आ जाइए, पवन प्रो कबड्डी जीते हैं, नवीन एक्सप्रेस प्रो कबड्डी जीते हैं, अर्जुन अभी ताज़ा ताज़ा चैंपियन बनकर आए हैं, सुरजीत लगातार बड़े लेवल पर खेले हैं, उनके अलावा सचिन तंवर फाइनल खेल चुके हैं गुजरात के साथ, पटना के साथ भी बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं। सुनील परवेश अगेन गुजरात के साथ खेल चुके हैं, नितेश, उनकी टीम लगातार टॉप 4 टॉप 6 में लगातार पहुंचती है। तो बहुत से खिलाड़ियों को जीतने की आदत है, बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रेशर वाले बड़े मैचेस खेलने की, नॉकआउट मैचेस खेलने की आदत है। यह हमारी एक और बड़ी अच्छी मजबूती निकल के आती है। चौथी मजबूती यह है कि तकरीबन इसी टीम ने अभी कुछ हफ्ते पहले कोरिया में हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वहां एशियन चैंपियनशिप में टीम्स वही थी जो इस बार एशियन गेम्स में होने वाली हैं। यह जरूर हो सकता है कि टीम्स अपने खिलाड़ियों को बदल दें, क्योंकि ईरान की जो टीम वहां थी वो शायद यहां ना हो, पर हम अभी एक इंटरनेशनल गोल्ड लेकर आए हैं और यह उपलब्धि हमसे कोई नहीं छीन सकता है। पांचवी और एक बहुत बड़ी मजबूती इस टीम की यह है कि टीम का कोचिंग स्टाफ काफी अनुभवी है। अश्विन कुमार जी एज अ प्लेयर 1990 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, सबसे पहला गोल्ड मेडल जो आया था। अर्जुन अवॉर्डी हैं। एज अ कोच अभी जो तमिल तलाइवास के साथ उन्होंने अजूबा किया वो किसी से छुपा नहीं हुआ। एज अ कोच वो कोरिया को पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में लेके गए थे 2018। हालांकि तब वो टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, कोच का नाम किसी और का था। उससे पहले वो ईरान को फाइनल में लेकर गए थे। तो इंटरनेशनल अनुभव भी उनके पास है, एज अ प्लेयर एशियन गेम्स जीतने का अनुभव उनके पास है। फिर ई भास्करन साहब हैं जो यू मुंबा के साथ लगातार रहे हैं, दूसरे सीजन में उनकी टीम चैंपियन भी बनी थी। तीसरे संजीव बालियान साहब हैं जो एज अ प्लेयर भी 2 बार एशियन गेम जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और एज अ कोच तो अभी ताजा उन्होंने प्रो कबड्डी जीती है। तो तीनों कोचेज ऐसे हैं जिनको प्रो कबड्डी लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जीतना आता है, एक प्लेयर के तौर पर भी और एक कोच के तौर पर भी। अब बात करता हूं टीम की चुनौतियों की। स्वॉस में दूसरा लेटर आता है W, वीकनेस। मैं वीकनेस को चुनौती के तौर पे लेता हूं। कमजोरी है तो क्या हुआ, हम उसका सामना करेंगे। चुनौतियां क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज जो शायद इन प्लेयर्स के मन में ना हो, आपके मन में हो, मेरे मन में हो, कि 2018 के भूत को हमने भगाना है प्रभु। पहली बार हुआ था कि हमारी कबड्डी टीम गोल्ड मेडल के बिना लौटी है। पहली बार हुआ था कि हमारी कबड्डी टीम फाइनल में नहीं पहुंची। महिला कबड्डी टीम फाइनल में गई थी पर वो भी गोल्ड से वंचित रह गए थे। तो पहली बार 2 श्योर शॉट माने जाने वाले गोल्ड से हम चूक गए थे। और मुझे याद है मैं कमेंट्री में था सोनी पर, और दोनों जब हम मेडल गोल्ड जीतने से वंचित रहे, हमने एक लंबा चौड़ा स्टूडियो शो किया था। वो देख लीजिए, शायद उनकी ऐप पे अभी भी पड़ा हो। तकरीबन पौने घंटे तक वहां पे कबड्डी को लेकर चर्चा हुई थी। तो ये एक उपलब्धि भी है कि अब कबड्डी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ये हमारे लिए दिल तोड़ने वाली बात थी। ठीक है, कबड्डी हो रही है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, पर एशियन गेम्स का गोल्ड सबको चाहिए। ये सबसे पहली चुनौती है इन तमाम युवा खिलाड़ियों के सामने कि जो चीज हमारी है, जो चीज हमारी लगातार थी, उसे वापस लेकर आना है। दूसरी चुनौती इस टीम के सामने यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी का बहुत ज्यादा अनुभव इन खिलाड़ियों को नहीं है। हाँ ठीक है, आप फजल के सामने, अबूजार के सामने, ईरान के और कई खिलाड़ियों के सामने प्रो कबड्डी में खेले हैं। ठीक है, आप अभी एशियन चैंपियनशिप जीत के आए हैं जहां आपने ईरान को हराया है फाइनल में, पर वो वन ऑफ टूर्नामेंट है। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कबड्डी होती नहीं है। होती है तो सैफ गेम्स लेवल पे या और जूनियर लेवल पे होती है। जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है जिसके बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम में नहीं हैं। तो इंटरनेशनल कबड्डी खेलने का और इन्हीं टीम्स के सामने खेलने का बहुत ज्यादा तजुर्बा इनको नहीं है। लेकिन यह बात मैं दूसरी टीम्स के संदर्भ में भी कह सकता हूं, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोरिया हो, ताइपे हो, जापान, थाईलैंड, पाकिस्तान हो, उनको भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कबड्डी खेलने का अनुभव नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी टीम की चुनौतियों की, और तीसरी चुनौती निकल के ये आती है कि आपको जिन टीम्स का मैं अभी नाम ले रहा था
वो कभी ना कभी सरप्राइज कर सकती हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो ताइपे हो। ताइपे एशियन चैंपियनशिप में बुरा नहीं खेली थी। ताइपे की विमेन टीम पिछले एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची थी। डेविड साई उनके कोच थे, याद है, जो जयपुर पिंक पैंथर के खिलाड़ी थे। कभी नहीं खेले, बेंच पे बैठे रहे। यहां से कोचिंग की टेक्निक सीखकर उन्होंने ताइपे में टीम्स खड़ी कर दी थी। तो ऐसी टीम से हमें संभल के रहना पड़ेगा। पाकिस्तान एक ट्रेडिशनल पावर हाउस है कबड्डी का ना, ठीक है, पिछले 2-3 एशियन गेम्स से उनकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, पर आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी, वो कहां से कुछ कारनामा कर दें, हम हल्के में कतई नहीं ले सकते। चुनौती नंबर 4 वो टीमें जिन्हें बहुत भारी लेना है, हल्के में कतई नहीं लेना है। नंबर 1 ईरान, नंबर 2 कोरिया। ठीक है, कोरिया वो टीम नहीं रही जो पिछली बार 2018 की टीम अशन कुमार साहब लेकर आए थे। जैंकुन ली जैसे खिलाड़ी कम से कम एशियन चैंपियनशिप में तो नहीं है, प्रो कबड्डी के भी पिछले सीजन में नहीं थे। और जो मैंने देखा पढ़ा यहां वहां, वो ये था कि वो फुटबॉल सॉकर खेल रहे हैं कोरिया में। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इस एशियन गेम्स में वो आ जाएं, सरप्राइज लेके आ जाएं। ना भी आए तो एजिलिटी के मामले में और मार्शल आर्ट्स सीखे हुए कबड्डी के प्लेयर्स का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। इसी कोरिया की टीम ने हमें पिछले एशियन गेम्स में ग्रुप स्टेज में 1 पॉइंट से हराया था। हम अपने ग्रुप में नंबर 2 पे रहे थे। दूसरे ग्रुप की नंबर 1 टीम ईरान से हमारा टांका सेमीफाइनल में ही भिड़ गया था, वहीं हम हार गए थे। तो ये कोरिया ने भारत को परेशान करना शुरू किया था। वर्ल्ड कप में भी 2016 याद है, ग्रुप स्टेज में भारत कोरिया से हारा था। वो जैंकुन ली ने लास्ट में जो सुपर रेड की थी। तो कोरिया से संभल के रहिए प्रभु, और ईरान से तो बहुत संभल के रहना है हमें। उनके पास भले ही पवन जैसे, अर्जुन जैसे, नवीन जैसे, असलम जैसे रेडर ना हो, उनका डिफेंस जो है, अब वो लेफ्ट कॉर्नर पे फजल को कैसे खिलाएं जब शादलू हैं, शादलू को कैसे बाहर रखें जब फजल हैं। राइट में आप आमिर हुसैन को खिलाएंगे या अबूजार मेघानी को खिलाएंगे। लेफ्ट कवर में आप रेजा मीर बघेरी खिलाएंगे या सुलेमान पहलवानी को खिलाएंगे। उसी तरह से हर पोजीशन के तकरीबन 2-2 तगड़े डिफेंडर उनके पास हैं। और कई लोग जो नए नए कबड्डी के फैन हैं मुझसे पूछते हैं कि ईरान का डिफेंस इतना मजबूत क्यों है। उसका एक रीजन यह है कि उनका जो नेशनल स्पोर्ट है वो है फ्री स्टाइल रेसलिंग। वो जो योगेश्वर दत्त, जो बजरंग पुनिया खेलते हैं, वो रेसलिंग वहां का नेशनल स्पोर्ट है। तो बहुत से कबड्डी खिलाड़ी कबड्डी में आने से पहले या कबड्डी के साथ साथ वो फ्री स्टाइल रेसलिंग भी करते हैं। उसमें आपको ग्रिप बनानी होती है, ग्रैपलिंग का स्पोर्ट है, तो यहां भी आपने ग्रिप बनानी है, चाहे एंकल होल्ड है, चाहे ब्लॉक है, चाहे थाई होल्ड है। तो ग्रिप्स की उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है। अब भारत में देख लीजिए, हमारे जो सबसे बड़े डिफेंडर है मनजीत छिल्लर, वो भी पहले रेसलिंग किया करते थे। उसका फायदा, वो ग्रैपलिंग की टेक्निक्स का फायदा आपको डिफेंस में मिलता है। तो 100 बातों की एक बात है कि कोरिया से और ईरान से बहुत ज्यादा हमें संभल के रहना है। एक और चुनौती आ सकती है डिफेंस में, क्योंकि अगर आप डिफेंस में देखें, विशाल भारद्वाज, सुरजीत और प्रवेश, इनकी तिकड़ी पिछली बार तेलुगु टाइटंस में थी और बहुत ज्यादा नहीं चली थी। तेलुगु टाइटंस ने मतलब ओजी डिफेंस बनाया था पिछली बार, हर पोजीशन का टॉप डिफेंडर लिया था, रविंदर पहल भी थे, पर यह तिकड़ी वहां नहीं चली थी। हां, यह तिकड़ी एशियन चैंपियनशिप में थी, कोरिया में चली थी, लेकिन एशियन गेम्स का प्रेशर अलग से है। फिर आती है कॉम्बिनेशन की बात। क्या कोच साहब सुनील प्रवेश की जोड़ी को खिलाएंगे, जो जोड़ियों में जोड़ी है, या आप सुरजीत को अनुभव के हिसाब से तरजीह देंगे? फिर अगर सुनील टीम के कैप्टन घोषित किए गए, वो बाहर कैसे बैठेंगे? और सुनील प्रवेश की जो चेन है वो रेडर्स को बेचैन कर देती है, उन्हें आप किस तरह से ठीक करेंगे? विशाल भारद्वाज और नितेश ने, मुझे नहीं लगता कि एक साथ कॉर्नर के तौर पे बहुत ज्यादा कबड्डी खेली है, एशियन चैंपियनशिप में खेली है। तो ये नए नए कॉम्बिनेशन है आपके सामने, जो आपके लिए अच्छी बात भी है, जो चुनौती भी पेश करेंगे। ओ पे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और एक ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हालांकि उसको अपॉर्चुनिटी कहना थोड़ा सा बात को थोड़ा हल्का करने के बराबर है, वो है वापस गोल्ड मेडल जीतना। 1990 में पहली बार कबड्डी एशियन गेम्स में मेडल इवेंट के तौर पे शुरू की गई बॉयज में, और 2010 में गर्ल्स कैटेगरी में। 1990 से लेकर 2014 तक सारे गोल्ड मेडल हमने जीते। पहले बांग्लादेश को फाइनल में हराते थे, फिर पाकिस्तान को, फिर ईरान आया तो उन्होंने तंग करना शुरू किया। 2006 के फाइनल में पहली बार ईरान हमें फाइनल में मिला, उस टीम को हरा दिया। मनप्रीत उस टीम में थे, राकेश कुमार उस टीम में थे। 2010 में हम
पिछड़ने के बाद हमने दूसरे हाफ में वापसी की। 2014 के फाइनल में भी पिछड़ने के बाद आखिरी एक रेड में मुझे याद है मनजीत ने लेफ्ट कॉर्नर से डाइव लगाई थी और वहां से हमने मैच में कब्जा किया। उसके बाद एक रेड बची थी, फिर 2018 में आते आते उन्होंने हमें सेमीफाइनल में हरा दिया। गर्ल्स की अगर भी बात कर लें थोड़ी सी, 2010 में चैंपियन बनी, 2014 में चैंपियन बनी, 2018 में हम चैंपियन नहीं बन पाए। तो हमारी जो सुप्रीमेसी थी, जिस गोल्ड मेडल पे हमारा हक से दावा था, वो हमें वापस चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मेडल है जो हमें वापस चाहिए। इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता आपके पास, जब हमारे पास इतनी बेहतरीन एक यंग और अनुभवी खिलाड़ियों से मिश्रित टीम है। सबसे आखिरी या सेकंड लास्ट चीज की बात करता हूं, वो है स्ट्रेटजी। जब आप प्रो कबड्डी खेलते हैं या जब आप एशियन गेम्स या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आते हैं, उसके लेवल में फर्क आ जाता है। प्रो कबड्डी का तकरीबन हर एक मैच फाइनल के बराबर है, क्योंकि हर टीम बैलेंस है। यहां हर टीम उतनी बैलेंस नहीं है। हो सकता है कि आपको थाईलैंड से या ताइपे से या नेपाल से या श्रीलंका से उतनी बड़ी चुनौती ना मिले जो यू मुंबा को पुनेरी पल्टन से मिलती है, जो गुजरात जायंट्स को पटना पायरेट्स से मिलती है, जो बेंगलुरु बुल्स को तमिल तलैवास से मिलती है, क्योंकि यहां तकरीबन हर टीम बराबर होती है। एशियन गेम्स में आपको लेवल फ्लक्चुएट करते हुए मिलेंगे। हो सकता है कि एक मैच आप 40 पॉइंट से जीतें, दूसरा मैच आप आखिरी रेड में जीतें। तो स्ट्रेटजी हर मैच के अनुसार बदलनी पड़ेगी। हमारी सबसे बड़ी मजबूती डिफेंस तो है, लेकिन मेरे हिसाब से रेडिंग हमारी सबसे ज्यादा बड़ी मजबूती है। हमारे पास एक एक रेडर मैच जीतने वाला रेडर है। तो किस तरह से हम कॉम्बिनेशन बिठाएंगे? क्या हम आकाश शिंदे को मौका देंगे जब हमारे पास लेफ्ट में असलम ऑलरेडी हैं? नवीन और पवन अगर खेलेंगे तो अर्जुन देशवाल बाहर कैसे कैसे बैठ सकते हैं, सचिन तंवर कैसे बाहर बैठ सकते हैं? तो हमारे पास वैरायटी इतनी ज्यादा है, खासतौर पे रेडर्स में, कि उनका सही कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। जो ग्रुप स्टेज में 4 या 5 मैच हमें मिलेंगे, उनमें से इन रेडर्स को कॉम्बिनेशंस में 3-3 की तिकड़ी में या 2-2 की जोड़ी में उस तरह से चलाना होगा कि इनमें से कौन सी जोड़ी या कौन सी तिकड़ी सेमीफाइनल और फाइनल में हमारे लिए मैच विनिंग हो सकती है। तो ये जो हिट एंड ट्रायल तो नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका है, वो हमें ग्रुप स्टेज में कर लेना होगा। अपेक्षाकृत जो आसान मैच होंगे उसमें सही कॉम्बिनेशन ढूंढना रेडर्स का, कि जब सेमीफाइनल में कोरिया या ईरान या फाइनल में कोरिया या ईरान या कोई नई सरप्राइज करने वाली टीम मिलती है, तो कौन से 3 रेडर हम लेकर जाएं। क्योंकि पवन टीम में होंगे, मान के चलिए एक लेफ्ट रेडर होना ही चाहिए, जो संभवतः असलम होंगे। तो दूसरे राइट रेडर क्या नवीन होंगे या अर्जुन होंगे या सचिन होंगे? तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमें ग्रुप स्टेज में तय करने पड़ेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि सामने वाली टीम का डिफेंस राइट में ज्यादा मजबूत है या लेफ्ट में ज्यादा मजबूत है। मतलब अगर हम ईरान से खेल रहे हैं, जहां फजल लेफ्ट कॉर्नर में है, वहां 2 लेफ्ट रेडर्स को यूज करना, असलम आकाश को यूज करना गलत नहीं होगा, जो दोनों फजल के साथ खेल चुके हैं। तो इस तरह की चीजें हमें मैच बाय मैच चेंज करनी पड़ेंगी। दूसरी स्ट्रेटजी यह हो सकती है, एक बुनियादी चीज है, कि चूंकि हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत है, तो डुओ डाई रेड पे खेलने की यहां जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पिछली बार मुझे याद है कोरिया के खिलाफ भी और फाइनल में भी हम डुओ डाई पे हमने शुरुआत की थी। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन यह भी हम सब जानते हैं कि डुओ डाई पे अमूमन टीम्स तभी खेलती हैं जब आपके पास मैच जीतने वाला एक आधा रेडर हो, या आप अपने डिफेंस पे खेल रहे हो, जैसे कई बार गुजरात करती थी, जिनका डिफेंस मजबूत है, यंग रेडर्स हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे आपका एक एक रेडर मैच विनर है, तो यहां डुओ डाई खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रेडर आउट भी होते हैं, तो बेंच से सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी चैंपियन रेडर अंदर आ सकते हैं, और उससे पहले आपके पास 4 इतने अच्छे डिफेंडर हैं, 2 बेंच पे भी बैठे हुए हैं, वो उनको रिवाइव भी करवा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें कम से कम सेमीफाइनल तक तो ऑल आउट जाना चाहिए। अपनी मजबूती रेडिंग है, उस पर खेलना चाहिए, डिफेंस पे भरोसा करना चाहिए। डू और डाई को एज अ स्ट्रेटजी नहीं अपनाना चाहिए। हां, मैच के अंदर सिचुएशन अगर बदलती है तो टैक्टिक्स के तौर पे हम डू और डाई पे जा सकते हैं, पर यह हमारी पहली नीति नहीं होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात आएगी जब हमारा पाला पड़ेगा कोरिया या ईरान से, और यह हम सब जानते हैं कि ये 2 टीम्स सबसे ज्यादा चुनौती हमें देंगी। उम्मीद करता हूं बाकी टीमें भी चुनौती दें, उम्मीद करता हूं पाकिस्तान भी चुनौती दे, उम्मीद करता हूं ताइपे, जापान, जिससे भी हमारा मैच हो, श्रीलंका, नेपाल, वो भी चुनौती दें, ताकि कबड्डी फले फूले। जितने ज्यादा मुल्क, जितने ज्यादा देश बढ़िया कबड्डी खेलेंगे, उतना ये गेम ग्रो करेगा। पर
इतिहास को देखते हुए कोरिया और ईरान के साथ हमारा जब भी टांका होगा सेमीफाइनल या फाइनल में, तो ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल गेम होने वाला है, क्योंकि इन दोनों टीम्स ने पिछले 10 साल में हमें परेशान किया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे अनुभवी कोच वहां एक स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट का भी रोल निभा पाएंगे। अब बारी आती है एक दो सवालों की। यह है स्वॉस्क्यू, क्योंकि एक दो सवाल है जो आप लोगों ने बहुत पूछे हैं, मेरे मन में भी उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि इस टीम में आकाश शिंदे किसकी जगह आए हैं? मतलब अगर एशियन चैंपियनशिप की टीम ले लें, उसमें संभवतः मोहित गोयत की जगह आकाश आ गए। मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल अदा करता हूं, सवाल पूछ के जवाब भी खुद ही ढूंढने की मैंने कोशिश की है। मोहित हैं राइट के रेडर, आकाश हैं लेफ्ट के रेडर। अगर आप आकाश को हटा दें तो टीम में एक ही लेफ्ट रेडर बचा, असलम इनामदार। हमें 5-1 नहीं रखना चाहिए, 5 राइट रेडर 1 लेफ्ट रेडर। उससे बेटर है कि 4 राइट रेडर 2 लेफ्ट रेडर। तो शायद, ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है, शायद इसीलिए मोहित के ऊपर आकाश शिंदे को तरजीह मिली होगी। ऑलराउंडर ऑलरेडी असलम है ही, डिफेंस हमारे पास काफी मजबूत है, तो एक ऑलराउंडर की जगह हम एक लेफ्ट रेडर ले सकते थे। अब आप लोगों के मन में स्वाभाविक सवाल यह उठ रहा होगा कि अगर लेफ्ट रेडर चाहिए था तो फिर प्रदीप नरवाल क्यों नहीं लिए गए? मुझे नहीं पता, सवाल नोट कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे कोच साहब से बात करने की। दूसरा सवाल यह है कि नितिन रावल जो पिछली बार हरियाणा स्टीलर्स में भी नरम गरम खेले थे, जयपुर पिंक पैंथर्स में भी एक डिसेंट प्लेयर हैं, और जो भी प्लेयर भारत की जर्सी पहनता है उस सब के लिए हमारे मन में, आप लोगों के मन में एक नेचुरल तौर पे सम्मान आता है कि आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो खिलाड़ी की काबिलियत पे किसी पे भी मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 सीजन में अगर हमें लेफ्ट में डिफेंडर चाहिए तो क्या नितिन रावल से बेहतर परफॉर्म करने वाले हमारे पास खिलाड़ी नहीं थे? यूपी योद्धास के सुमित सांगवान हैं, अमन हैं, अमित शोरान हैं, गिरीश एर्नाक हैं, संदीप ढुल हैं, काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट में आ सकते हैं। सुरेंद्र नाड़ा भी स्टैंड बाय खिलाड़ियों में थे कैंप के अंदर। तो क्या नितिन रावल ने कैंप में इन सबसे बेहतर परफॉर्म करके दिखाया जो उनको टीम में जगह मिली? मतलब आई विल बिलीव सो, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि फॉर्म और फिटनेस ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो कोच हमेशा ध्यान रखते हैं टीम चुनने से पहले। फॉर्म प्रो कबड्डी की या नेशनल्स की या नेशनल गेम्स की अब उतनी मायने नहीं रखेगी जितनी पिछले कैंप्स में उनकी दिखाई गई फॉर्म और फिटनेस मायने रखेगी। बट ऑन द फेस ऑफ इट यही दो सवाल मन में आते हैं कि लेफ्ट रेडर क्या आकाश शिंदे से बेहतर प्रदीप नरवाल नहीं हो सकते थे, और लेफ्ट का एक एक्स्ट्रा डिफेंडर क्या नितिन रावल से बेहतर हमारे पास और उपलब्ध नहीं था? तो अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। मैं कोशिश करूंगा इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की, और यह भी कोशिश करूंगा कि एशियन गेम्स तक सारे वीडियो एशियन गेम्स के मुताल्लिक हों। हम जानते हैं कि प्रो कबड्डी की ऑक्शन आ रही है, 12 टीम्स बन जाएंगी, स्वॉस एनालिसिस करने का, देखने का सबका मन करेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि एशियन गेम्स के बाद हम प्रो कबड्डी को पकड़ें, क्योंकि यह महीना पूरी तरह से एशियन गेम्स को ही डेडिकेट करने की ट्राई करता हूं। बाकी अपने सवाल भी नीचे पूछिए, अपने सुझाव भी नीचे दीजिए। आपसे जल्दी मिलूंगा। जय हिंद।